हाँ, हेलो दीक्षा। अभी आवाज आ रही है दीक्षा? दीक्षा, सौरभ, रेयान, तीनों लोग को आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ दीक्षा, अभी आवाज आ रही है ना? यस। रेयान, एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? ओके। तो मैंने तुम लोगों को बताया था पिछली क्लास में इंपॉर्टेंस ऑफ गुड ओजोन, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। और अगर वो स्ट्रेटोस्फीयर वाला ओजोन डिप्लीट हो गया, खत्म हो गया, तो क्या हो सकता है? वो खत्म कैसे हो सकता है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स which are released by air conditioners, refrigerators, etc. है ना? मैंने तुम लोग को लेड के बारे में बताया था, लेड पोल्यूशन से क्या होता है। बस आज दो चीजें और हम डिस्कस करेंगे और इस एयर पोल्यूशन के सीन को हम वाइंड अप कर देंगे। बस 5 मिनट आप रुकिए, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा ज्वाइन करता है हमारी क्लास में। ओके, थैंक यू। तो अभी आपका टॉपिक क्या चल रहा है? केमिस्ट्री में टॉपिक क्या चल रहा है? इसलिए आज क्लास में दे रहा और थोड़ा आइडिया मिला कि आपका टॉपिक ये हम डिस्कस कर चुके। ग्राउंड लेवल ओजोन बोले तो बैड ओजोन, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी पढ़ चुके हैं, इसको भी पढ़ चुके, और दिस वन ऑल्सो। अब बचा पार्टिकुलेट मैटर। प्लस पार्टिकुलेट मैटर के साथ साथ हम एक और चीज को डिस्कस करने वाले हैं। बस 2 मिनट और। दो मिनट और बेटा, बस हो गया। ओके, मूल कॉन्सेप्ट हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। गुड इवनिंग अनुष्का। ओके, सेंट्रल बॉन्डिंग का चल रहा है, स्पीड ऑफ मैटर। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, नो, रेडॉक्स। ओके, रेडॉक्स उसका ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ये और आगे तो बिल्कुल नहीं होगा डार्लिंग, है ना? गुड आफ्टरनून हर्षित। मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, सोनिया बेटा बताइए आपका माइक ऑन है। आगे नहीं शुरू है ना? चलो भाई, हम स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा हम वेट नहीं करेंगे, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले वाले एयर पॉल्यूटेंट की, जिसका नाम है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है? व्हाट इज दिस पार्टिकुलेट मैटर? क्या है पार्टिकुलेट मैटर? पार्टिकुलेट मैटर क्या है? इट इज द सम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर। Sum of all solid and liquid particles
तो ज्यादा मतलब पहले देन थर्मोडायनामिक्स नाम सुना होगा, ठीक है। Sum of all solid and liquid particles suspended in air. हवा में जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स हवा में जो सस्पेंडेड रहते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। एंड दीज पार्टिकल्स मे बी हार्मफुल और नॉट। तो जितने भी पार्टिकल्स सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं दे आर नोन एज पार्टिकुलेट मैटर। ये जो पार्टिकुलेट मैटर है इट मे बी हजार्डस। हजार्डस मतलब इट मे बी हार्मफुल। हजार्डस मतलब हार्मफुल। या हमेशा पार्टिकुलेट मैटर हार्मफुल नहीं होता। ये पार्टिकुलेट मैटर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। Particulate matter can be organic or inorganic. Organic like pollen grains हो सकते हैं, very light pollen grains. Soot, smoke particles. बताओ, स्मोक जो चिमनी से लालटेन से निकलता है वो ऑर्गेनिक ही होता है ना, क्योंकि चिमनीज में हाइड्रोकार्बन ही जलते हैं ना बेटा। सूट या बेटा डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और डस्ट पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज लिक्विड और सॉलिड सस्पेंडेड इन एयर और जो हमारे लिए हार्मफुल हो, दैट harmful material suspended in air is known as particulate matter. बहुत आसान है। लिक्विड मैंने बोला, कभी कभार आप सॉल्ट पार्टिकल्स या सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट्स भी, सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट्स भी देख नहीं सकते, मतलब महसूस कर सकते। तो ऐसी वाली हवा जिसमें इतने सारे सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंडेड रहेंगे, ऐसी वाली हवा ऑब्वियसली पोल्यूटेड एयर होगा। एंड दीज सस्पेंडेड hazardous particles are known as particulates, या इनको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ये पार्टिकुलेट्स भी एयर पोल्यूशन करने में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, राइट। इन सब के अलावा बेटा एक और जबरदस्त एयर पोल्यूटेंट है जिसका हमने नाम ही नहीं लिया, या इस डायग्राम में, इस फिगर में उस एयर पोल्यूटेंट का नाम ही नहीं लिया। एंड दैट एयर पोल्यूटेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड हम काफी सारी बातें करने वाले हैं। Carbon dioxide is a pollutant. Only when it exceeds 0.03%। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर होता है और चौथे नंबर पर शायद होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी परसेंटेज एटमॉस्फेयर में होती है 0.03%। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में, पर्टिकुलर जगह के एटमॉस्फेयर में 0.03% से ज्यादा हो गई, then we can consider that exceeding concentration as an air pollutant.
समझ रहे हैं बात? अब सवाल ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कैसे होगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.03% से ज्यादा कैसे होगी? दिस कैन हैपन क्या? इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड concentration in atmosphere. It can occur by burning of fossil fuels. Burning of fossil fuels. जब हम फॉसिल फ्यूल्स को एक्सेसिवली बर्न करेंगे, है ना? जब हम इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को एक्सेसिवली यूज करेंगे तो उनमें फॉसिल फ्यूल्स एक्सेसिवली बर्न होंगे. Excessive usage of fossil fuels releases smoke, gas. That smoke contains lots of gases. Like उस smoke में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, है ना? और साथ साथ उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स भी होते हैं. यही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में गया एंड कॉन्सेंट्रेशन विल, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज. राइट. सवाल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होने से क्या होगा? Increase in the concentration of carbon dioxide leads to increase in temperature, increase in atmospheric temperature. Increase in concentration of carbon dioxide in atmosphere leads to increase in atmospheric temperature. इससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट? और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो मतलब गर्मी लग जाएगी हमको. इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज होने के भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. मैं अगले पेज पे बताऊंगा, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो. जल्दी स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो. हाँ जी, स्क्रीनशॉट लिया. दीक्षा, रेयान, अनुष्का, हर्षित, अंकित. ओके, आगे बढ़ते हैं. मेरे पास शायद एक अच्छा सा डायग्राम है. देख रहा हूं, अच्छा सा डायग्राम है मेरे पास. थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. एक मिनट बेटा. हाँ जी,
एक मिनट सर, आप इस डायग्राम को पहले देख लो, मैं अभी आ रहा हूं, 2 मिनट लगेगा। ठीक करवा दिए थोड़ा सा, रिस्टार्ट करके देखिए सर। हाँ बेटा, ये डायग्राम तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा, बड़ा तो नहीं है, ज्यादा छोटा कर दूं इसको? हाँ अच्छा, इतना ठीक है ना? कुछ नहीं करना है हमको, हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन करने वाले। मैंने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देखिए ये रहा यहां पर सन, राइट। सन से निकलती है एनर्जी, जिस एनर्जी को बेटा हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ध्यान से रखिएगा याद, सोलर एनर्जी में बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं। रेडिएशंस, यू नो, this solar energy is a combination of a large number of radiations, like इसमें तो एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं, प्लस इसमें आईआर बोले तो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, प्लस इसमें होते हैं विजिबल रेडिएशंस। विजिबल रेडिएशन मतलब वो वाला पार्ट जिससे हम देख पाते हैं, व्हाइट लाइट, विबगॉयर फिजिक्स में पढ़े होंगे। इसमें होते हैं गामा रेडिएशंस, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, एक्स रेज, बहुत सारे। लेकिन हम जिस चीज से देख पाते हैं दैट इज विजिबल रेडिएशंस। यूवी रेज के बारे में कुछ दिन पहले मैं बोल चुका हूं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में यूजुअली आते नहीं, क्योंकि उनको स्ट्रेटोस्फेयर का ओजोन आने नहीं देता। अब जहां जहां पर ओजोन फटा हुआ है, डिप्लीट हो चुका है, वहां पर ये एंटर कर सकते हैं और नुकसान भी करते हैं। बात करते हैं बेटा इनकी, इंफ्रारेड रेज और इंफ्रारेड रेडिएशंस। इनको हम कॉमन लैंग्वेज में हीट रेडिएशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट रेडिएशंस। ठीक है जी। अब जब सन से सोलर एनर्जी रेडिएशंस निकले, देख सकते हो ये रेडिएशंस अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए हमारे प्लैनेट अर्थ तक पहुंच जाते हैं। और जाहिर सी बात है, इन रेडिएशंस के साथ हीट रेडिएशंस मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस भी होते हैं, है ना? है ना? दीज रेड जिनको मैंने रेड मार्क किया, दीज आर नन अदर देन infrared radiations, right? So they are infrared radiations. सोलर एनर्जी जैसी प्लैनेट अर्थ पे आई, उस सोलर एनर्जी में बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं। वन ऑफ द रेडिएशंस इज इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हैं। यूवी रेडिएशंस क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि उनको रोकने वाला गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में, बट इंफ्रारेड रेडिएशंस क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद हमारे अर्थ के पास आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये अर्थ के साथ टकराते हैं
टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद कुछ कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब होते हैं। मैं यहां लिखूंगा ऑन रीचिंग अर्थ। On reaching Earth, some infrared rays are absorbed. अर्थ के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाती है। Some are reflected back. Some are reflected back. कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस अर्थ में, अर्थ के डिफरेंट थिंग्स की वजह से एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बेटा रिफ्लेक्ट होते हैं वापस। रिफ्लेक्ट आपको पता होगा, रिफ्लेक्ट किसको बोलते हैं? हाँ, ये जो ऑरेंज वंस है ना, ये देखिए, these orange ones are reflected radiations. These orange ones are reflected radiations. These orange ones are reflected radiations. समझ रहे हैं बात? ये रिफ्लेक्ट होते हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कोशिश करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने की, लेकिन ये जा नहीं पाते। ध्यान से सुनना, ये अच्छा पॉइंट है। जब सन से इंफ्रारेड रेडिएशंस आए, हीट रेडिएशंस आए, उस वक्त ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीरते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर पाते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वाले रेडिएशंस होते हैं वो भी इंफ्रारेड ही, दीज आर आल्सो इंफ्रारेड रेडिएशंस। ऑरेंज वाले भी इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एटमॉस्फेयर को वापस क्रॉस नहीं कर पाते। मतलब मान लो अगर ये यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, सपोज ये रहा यहाँ पर एटमॉस्फेयर, ये दीवार है। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस पहले सन से आए वो इस दीवार को क्रॉस करके अर्थ तक पहुंच गए, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाते। दे कैन नॉट क्रॉस बैक दिस एटमॉस्फेरिक लेयर। कोई मुझे बताएगा क्यों? मैं यहां पर तब तक लिख देता हूं, रिफ्लेक्टेड infrared rays are not able to cross back the atmosphere. मैंने तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा, जो इनकमिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, जिनको हमने डायग्राम में रेड कलर से दिखाया है, वो आराम से एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ तक, अर्थ सरफेस तक पहुंच जाते हैं। उनमें से कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट वापस होते हैं। रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंच गए, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए इसको। मुझे कोई बता सकता है क्यों? हाँ रेयान, दीक्षा, रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस वापस एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाते, बता। अच्छा, रेयान ने बोला ग्रीन हाउस गैसेस, व्हाट डज इट मीन? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो रेयान इसको। रेयान, अच्छा, सौरभ यादव ने बोला एब्जॉर्ब पे ओजोन लेयर। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। रेयान तुम कुछ बोल रहे थे। अच्छा रुको रुको, रेयान ने भी बोला, दीक्षा ने भी बोला। पहले मुझे दीक्षा का आंसर पढ़ने दो। दीक्षा ने कहा ग्रीन हाउस gas is a gas that absorbs and emits radiant energy within the thermal infrared range. Okay, greenhouse gases cause the greenhouse effect on planets. अच्छा, दीक्षा ने तो पूरा बुक का आंसर ही बता दिया। अच्छा रेयान, तुमने क्या बोला बेटा? सर कुछ गैसेस होते हैं
जो सन से आने वाले रेज को ट्रैप कर देते हैं नियर अर्थ सरफेस। तो ठीक है बेटा दयान दीक्षा, तुम लोगों ने अपनी तरफ से सही बोला, लेकिन तुम लोग मेरा क्वेश्चन सुनो। इंफ्रारेड रेडिएशन सन से आए, ये अर्थ एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अंदर आए, तो अगर वहां पर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि रेयान ने कहा कुछ गैसेस होते हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, दीक्षा ने कहा सर ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, चलो मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पर। ये गैसेस इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप करके इमिट कर देते हैं, यही बोलना चाहते हो ना? लेकिन ये तो उसी वक्त इमिट कर सकते थे ना। तुम लोग इस डायग्राम की तरफ देखो, रेड वाला जो है ना, रेड वाला आईआर है, इंफ्रारेड रेडिएशन। जब ये इंफ्रारेड रेडिएशन आ ही रहा था, एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर ही रहा था, उस वक्त भी तो ये ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद थे। उसी वक्त इन ग्रीन हाउस गैसेस ने इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को पकड़ के इमिट क्यों नहीं किया, बिखेर क्यों नहीं दिया? तुम लोग का जवाब सही है, लेकिन बेटा ध्यान से सुनना। ग्रीन हाउस गैसेस, अब तुम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोल ही दिए हो ना, तो मैं लिखूंगा ग्रीन हाउस गैसेस। एक तो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, तीनों हैं। अगर ये तीनों गैसेस एटमॉस्फेयर में हैं, तो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर को क्रॉस ही नहीं करने देते। लेकिन कौन से वाले इंफ्रारेड रेडिएशंस को? रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को। Reflected infrared radiations are not able to cross back the atmosphere because of what? Because of these greenhouse gases. But जो आने वाली रेडिएशंस है ना, जिनको हम इनकमिंग रेडिएशंस बोलेंगे, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, इनकमिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस। इनकमिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस के साथ ये कोई छेड़खानी नहीं कर पाते। मेरा क्वेश्चन ये है, जो सन से आने वाली इनकमिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से ट्रैप होने के बाद इमिट नहीं हो पाते। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेडिएशंस है, ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को ही एक तो पहले पकड़ते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, बाद में इमिट करते हैं। ऐसा क्यों? इसका आंसर कोई बता सकता है? रेयान और दीक्षा, अंकित, हर्षित, तुम लोग मेरा सवाल समझ रहे हो ना? सौरभ, अनुष्का, रेयान, दीक्षा, तुम लोग ने जवाब अपनी तरफ से सही बोला। हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है? मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट तब बन जाता है जब इसका परसेंटेज 0.03 से ज्यादा होता है, तो बन गया ये ग्रीन हाउस गैस। उस वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, अर्थ सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेडिएशन है ना, उन्हीं को पकड़ के एब्जॉर्ब करके इमिट कर देता है, नॉट इनकमिंग रेडिएशंस। ऐसा क्यों? रेयान, तुमने सुना मेरा क्वेश्चन? 2 मिनट का टाइम देता हूं तुम लोग को, बताओ आंसर। अगर नहीं बताओगे तो फिर मैं बताऊंगा। यू कैन थिंक अबाउट इट फॉर अबाउट 2 मिनट्स। एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया है क्या? जल्दी बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रेयान, कुछ आइडिया आया क्या? दीक्षा, सौरभ, अनुष्का, बता दूं मैं जवाब? अरे भाई कुछ रिस्पॉन्स तो दो। तुम लोग आवाज मेरी सुन रहे हो ना? कहाँ गायब कहाँ हो गए? चलो मैं बता ही देता हूं। हाँ देखो, सिंपल सा जवाब है इसका। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो इनकमिंग वाली होती है ना, इनका पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है। देखो वर्ड क्या मैंने यूज किया, क्या वर्ड मैंने यूज किया? पेनिट्रेटिंग पावर।
पेनिट्रेटिंग मोर, तो ये आराम से एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करती हैं, चीरती हैं और अर्थ सरफेस के अंदर आ जाती है। जैसे ही ये जमीन के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रीज है ना, ओशंस, सीज, पहाड़ होते हैं, ये इनकमिंग रेडिएशन जैसे ही जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर इन चीजों से टकरा जाते हैं तो इनकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होने से इनका पेनिट्रेटिंग पावर डिक्रीज होता है, मतलब जो रिफ्लेक्टेड वाले रेडिएशन है उनका पेनिट्रेटिंग पावर कम हो चुका है। क्या हो चुका है? लेस पेनिट्रेटिंग पावर। इतना समझते हो, मानते हो? ये इनका पेनिट्रेटिंग पावर हो चुका है कम, मतलब ये जब रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगे तो ये उतनी ताकत के साथ वापस नहीं जा पाएंगे जितनी ताकत के साथ ये आए थे। ठीक है, और नतीजा क्या निकलेगा? एटमॉस्फेयर में अगर ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस इनके ऊपर टूट पड़ेंगे, इनको पकड़ लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि इनके पास उतनी ताकत अभी नहीं है जितनी आते टाइम थी। उनको एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद देख लो कैसे बिखेर दिया। बिखेरना मतलब इमिट कर दिया। तो रिजल्ट ये निकलता है कि ये रिफ्लेक्टेड वाले इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है ना, ये एटमॉस्फेयर में बेटा फंसे रहते हैं। क्या? दे रिमेन एंट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर एंड अल्टीमेटली ये एटमॉस्फेयर को गर्म कर देते हैं, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है इंक्रीज। अब बताओ, समझ आया? हाँ, रियान, दीक्षा, सौरभ, अनुष्का, हर्षित, अंकित, समझ आया या मैं फिर से रिपीट कर दूं? Shall I repeat again? ओके, सुनो, सोलर एनर्जी में इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर आल्सो नोन एज हीट रेडिएशंस। ठीक है, ये हीट रेडिएशंस जैसे ही एटमॉस्फेयर तक पहुंचते हैं, ये जो ब्लू चीज मैंने बनाई ना, ब्लू लाइन, ये एटमॉस्फेयर, मान लो एटमॉस्फेयर की बाउंड्री, दिस इज एटमॉस्फेरिक बाउंड्री। जैसे ही ये इंफ्रारेड रेडिएशंस एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाते हैं, ये एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर पाते हैं। पेनिट्रेट मतलब इसको क्रॉस कर पाते हैं। क्यों क्रॉस कर पाते हैं बेटा? इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब ताकत इनके पास बहुत ज्यादा होती है उस टाइम। तो पेनिट्रेट किया इन्होंने, क्रॉस किया इनकमिंग रेडिएशंस ने। अर्थ सरफेस पे ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ टकराएंगे, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स इनको एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स इनको वापस रिफ्लेक्ट कर देंगे। रिफ्लेक्टेड रेज इस डायग्राम में ऑरेंज कलर से दिखाए। जो रिफ्लेक्टेड वाले रेज होंगे, इनके पास जो ताकत थी वो कम हो चुकी है, क्योंकि ये कोलाइड किए ना, इनका कोलिजन हुआ बाकी चीजों के साथ, तो इनका पेनिट्रेटिंग पावर बेटा डिक्रीज हो चुका है। तो ये वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद कोशिश करेंगे एटमॉस्फेयर से निकलना, बट इनके पास अब उतनी ताकत है नहीं कि एटमॉस्फेयर को वापस क्रॉस कर पाए। देयरफॉर इनके रास्ते में अगर कोई भी ग्रीन हाउस गैस मिला, लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, वो ग्रीन हाउस गैसेस बेटा इनको ट्रैप कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, व्हाट दे डू? दे ट्रैप reflected infrared radiations. They trap reflected infrared rays. So, infrared rays remain in the atmosphere. ये एटमॉस्फेयर में ही रह जाते हैं। अब भाई एटमॉस्फेयर में ये रह चुके हैं, इनका नाम ही है हीट रेडिएशंस, तो ये एटमॉस्फेयर को गर्म कर देंगे ना। रिमेन इन द एटमॉस्फेयर एंड हीट इट अप।
एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देते हैं, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? आप लोग बोल ही रहे थे, क्या बोलते हैं इसको बेटा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, द टेम्परेचर ऑफ whole planet can increase। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट से पूरे के पूरे प्लेनेट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, देन दैट इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द होल प्लेनेट इज नोन एज ग्लोबल। प्लेनेट मतलब ग्लोब, तो ग्लोबल वार्मिंग। क्या समझे? समझ आई बात? हम लोग को बात समझ आ रही है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से मैंने क्या कहा? अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट से पूरी पृथ्वी का ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, टेम्परेचर ऑफ होल planet can increase। मैंने can क्यों लिखा बेटा? बिकॉज ये ग्रीन हाउस इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज आ जाएंगे, और ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में आते हैं अगेन बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, या अगर लकड़ी, वुड भी जलेगा, उससे भी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है? सो ग्लोबल वार्मिंग कैन ऑकर if greenhouse effect occurs, and greenhouse effect can happen if the percentage of greenhouse gases in the atmosphere increases, and the percentage of greenhouse gases in the atmosphere increases only and only if we excessively use fossil fuels and other kinds of fuels। उनसे निकलने वाली स्मोक में ये सारे गैसेस होंगे ही होंगे, ये एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बहुत तेज करेंगे। नाउ टेल मी, आर यू हैविंग एनी डाउट्स इन दिस? एनी डाउट्स? अगर डाउट नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। मैं 1-2 मिनट वेट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हाँ दीक्षा, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। तुम्हारा नेटवर्क खराब है क्या दीक्षा? हाँ दीक्षा बेटा, दीक्षा तुम्हारा नेटवर्क खराब है क्या? स्क्रीनशॉट हो गया सबका? दीक्षा स्क्रीनशॉट हुआ? सौरभ यादव स्क्रीनशॉट हुआ? ओके सौरभ, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? ओके, तो आगे बढ़ते। अब देखो, मैंने तुम लोगों को पॉसिबिलिटी बताई ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हो सकता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा ये भी पॉसिबिलिटी बोली, पूरे के पूरे प्लेनेट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, विच विल बी नेम्ड एज ग्लोबल वार्मिंग।
लेकिन बेटा ऐसा हुआ है रियल में हमारे प्लेनेट के साथ फॉर द पास्ट 20 और 30 डेज, सॉरी 20 और 30 ईयर्स। पिछले 20-25 सालों में हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर 1-2 डिग्री 2.5 डिग्री से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। एंड रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि इट हैज ऑकर्ड बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। सो वही हम लिखेंगे, harmful effects of greenhouse effect and global warming. Harmful effects of greenhouse effect and global warming. ठीक है, तो फॉर द पास्ट 10, 15 और 20 इयर्स अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होते ही जा रहा है। रिसर्चर्स ने ये तक बोल दिया कि 2-2.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है अर्थ का, एंड इट इज बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। पूरे अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर अगर 2-2.5 डिग्री इंक्रीज हुआ है तो द प्रोसेस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ये हो चुका है और हो भी रहा है। इससे हम हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, देखिए सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट ये है कि हमारे अर्थ पे जो ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स हैं, दे हैव स्टार्टेड melting of glaciers and polar ice caps. अंटार्कटिका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ में बहुत बड़े बड़े पोलर आइस कैप्स हैं। इनका मेल्टिंग स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये वक्त से पहले ही मेल्ट हो जाते हैं। अब इनकी मेल्टिंग होने से अगर कंटिन्यूसली मेल्ट होते जाएंगे, उससे क्या होगा, उससे दो चीजें हो सकती हैं। एक, इन पोलर आइस कैप्स में जो रहने वाले एनिमल्स हैं, दे विल डेफिनेटली डाई, क्योंकि इनको आदत है स्नो के अंदर रहने की, है ना। तो एनिमल्स inhabiting these areas, these regions, animals inhabiting these regions will die, क्योंकि उनका हैबिटेट ही खत्म, आदत थी उनको स्नो में रहने की, आइस में रहने की, लाइक पोलर बेयर्स होते है ना। तो दे विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन पॉपुलेशन, पहले तो एंडेंजर्ड हो जाएंगे अगर ये बंद नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हुआ, तो देन अल्टीमेटली दे विल डाई। और दूसरा इफेक्ट ये है कि जितना ज्यादा पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगे, उतना ज्यादा सी लेवल बढ़ता जाएगा। There are the chances of increase in the water level in the sea. Water level in the sea. ठीक है जी, अगर सी में कंटिन्यूसली वाटर लेवल बढ़ता गया तो जो लो लाइंग एरियाज होते हैं which are near the seas, they will get flooded and will go under the water surface, due to which continuous flooding of low-lying areas occurs. Continuous flooding of low-lying areas. ठीक है जी, ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का तीसरा इफेक्ट तो है ही है, क्या टेम्परेचर इंक्रीज होने से बहुत सारे लोग और एनिमल्स भी मर सकते हैं जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो आप उसमें भी, इसमें भी लिख सकते हो ना।
death of a variety of animals can occur. Which cannot withstand high temperatures. Okay. Is it okay? जल्दी से जल्दी इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो. Then we will go to the next topic, that is water pollution. जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो. कोई स्टूडेंट देगा बेटा है, कोई स्टूडेंट एक्सरसाइज है? हेलो, हो गया? ओके, वेट कीजिए, अच्छा हम 4 मिनट का सवाल वेट करना पड़ेगा. चलते. तो पहले हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर, राइट? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो मतलब वाटर, राइट? तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब है वाटर. तो वी आर हेयर टू स्टडी अबाउट वाटर. ठीक है, बताइए पहले, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल? टेल मी. हाँ, दीक्षा, सौरभ, रियान, अनुष्का, हर्षित, अंकित, वाटर रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल? जल्दी. नहीं पता? वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. And it is essential for existence of life. Essential for sustenance of life. Sustenance of life. Sustenance of life. लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जिंदगी को सस्टेन करने के लिए वाटर जरूरी है. बेटा जी, आपको ये भी पता होगा कि वाटर कवर्स 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस. जनरल नॉलेज में पढ़ा जाता था. इट कवर्स 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस. ठीक है जी. एक और फैक्ट है हमारे पास, जितना भी प्लेनेट पे, पृथ्वी पे पानी है ना, उसमें से 97%, मोर देन 97% वाटर ओशंस और सीज के अंदर है. ऑफ द टोटल वाटर present on earth,
present on earth, 97% is found in oceans and seas. More than 97, approximately लिखो. Oceans and seas. केवल 2 से 3% वाटर फ्रेश वाटर है. ओशंस में तो मैरीन वाटर ही होगा ना, मतलब 97 से 98% सॉल्ट वाटर है, मैरीन वाटर. केवल 2 से 3% पानी फ्रेश वाटर है, और वो फ्रेश वाटर कहां पर है? दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ग्लेशियर्स. Only 2 to 3% fresh water, and it is present in the form of ponds, lakes, rivers, glaciers, etc. मतलब हम यूज जो पानी करते हैं ना ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, दैट इज ओनली दिस 2 to 3%. राइट. ये थे वाटर के कुछ, वाटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स. एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जैसे कि मैंने ऊपर लिखा, कौन कौन सा? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, एटसेट्रा, ग्लेशियर्स भी. मेन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज यही. They can be recycled. फ्रेश वाटर को हम रिसाइकल कर सकते हैं. ठीक है, राइट. हमारे प्लेनेट पे वाटर का एक और रिसोर्स है, दैट इज रेन वाटर, है ना. रेन वाटर इज आल्सो रिगार्डेड एज अ फ्रेश वाटर रिसोर्स. अच्छा, ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर इज आल्सो अ फ्रेश वाटर रिसोर्स. खैर, हम वाटर के बारे में ज्यादा फैक्ट्स नहीं बोलेंगे. वी विल डायरेक्टली गो टू वाटर पॉल्यूशन. तो चलिए पहला हमारा काम होगा कि हम A4FeCN6 लेंगे. A4FeCN6 और इसमें वाटर पॉल्यूशन के पास में जाएंगे डायरेक्टली. ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम नहीं लगाएंगे. तो वाटर पॉल्यूशन के सबसे पहले हम कुछ कॉजेस बोलेंगे. बहुत आसान है, बोलते जाओ. Causes. It occurs by the addition of water pollution occurs by the addition of organic and inorganic chemicals. Organic and inorganic chemicals. Comma. Biological materials. Addition of organic and inorganic chemicals. Addition of biological materials into the water.
अगर हम कोई इनऑर्गेनिक केमिकल या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिकल या कोई बायोलॉजिकल मटेरियल पानी में डालेंगे, लेकिन कंडीशन है इनके पानी में जाने से पानी का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होना चाहिए। सो व्हेन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स प्लस बायोलॉजिकल मटेरियल्स गो इनटू वाटर, changing the chemical and physical properties, changing the chemical and physical properties, तब हम बोलेंगे पानी पॉल्यूट हो चुका है। सो वाटर पोल्यूशन का सबसे मेन कॉज क्या है? पानी के अंदर जब कोई बायोलॉजिकल मटेरियल जाएगा, बायोलॉजिकल मटेरियल मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई मरा हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकला हुआ कोई मटेरियल लाइक फीकल मैटर, कोई फ्रूट खाया तो फ्रूट का छिलका, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये जब पानी के अंदर जाएंगे और पानी का टेस्ट, कलर, पानी का केमिकल कंपोजिशन मतलब पानी के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, तब हम बोलेंगे वाटर पॉल्यूशन हैज ऑकर्ड। ठीक है, अब सवाल ये है बेटा कि वाटर पॉल्यूशन इन्हीं चीजों से होगा, या तो वाटर के अंदर ऑर्गेनिक केमिकल गया, या तो वाटर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिकल गया, या तो वाटर के अंदर कोई बायोलॉजिकल मटेरियल चला गया। इन्हीं चीजों से वाटर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा। लेकिन ये चीज वाटर में जाएंगे कैसे? हाउ आर दे रिलीज्ड इनटू द वाटर? ये जो चीजें हैं कौन कौन सा? बायोलॉजिकल मटेरियल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, they go into water by a number of sources। बहुत सारे सोर्सेज हैं इन चीजों के, ये पानी में जाते हैं बहुत सारे सोर्सेज, लाइक सेवेज। बताओ सेवेज क्या होता है? जो हमारे घरों से गंदा पानी निकलता है, हमारे घर के बाथरूम से, ट्रंच से, है ना, या जो हमारे लोकेलिटी के ड्रेन्स में से पानी गुजरता है ना, वही सीवेज है। अगर ये सीवेज किसी फ्रेश वाटर बॉडी में चला गया जिसका पानी हम पीते हैं, यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे ना वाटर पॉल्यूशन है वाटर। सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैक्ट्रीज से बहुत सारा लिक्विड मटेरियल निकलता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होती है, ये अगर पानी में चला गया वो भी गंदा कर देगा पानी को। एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घर से निकलने वाला वेस्ट, एटसेट्रा। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बाकी बच्चों को समझ आ गया? बाकी सभी लोग कौन है? क्योंकि तो चलिए सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ूं?
क्या नाम से बोलना बेटा? ध्यान से सुनना, मैं तुम लोग को ज्यादा नहीं पकाऊंगा, डायरेक्टली मेन मकसद पे, मेन मुद्दे पे आता। अच्छा, ये सुना होगा तुम लोग ने, सुना है? किसी ने सुना है ये? डिटर्जेंट्स नहीं सुना? ध्यान से सुनना, डिटर्जेंट्स का कोई डेफिनेशन अगर बोलेगा तो बेटर होगा। डिटर्जेंट्स आर केमिकली अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं, उनके अंदर एक बहुत ही खतरनाक केमिकल्स रहते हैं, लाइक अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। डिटर्जेंट्स कंटेन अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, और ये अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स ना नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं? दे आर नॉन डिग्रेडेबल। ये बेटा डिग्रेड नहीं होते। इसका मतलब अगर पानी के अंदर, फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर कोई डिटर्जेंट चला गया, इसका मतलब वो डिटर्जेंट उस पानी के अंदर हमेशा रहेगा। डिटर्जेंट के नॉन डिग्रेडेबल मॉलिक्यूल्स उस पानी के अंदर हमेशा रहेंगे, एंड दैट पानी विल नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, राइट? So detergents are very harmful. Why harmful? Because they are non-degradable. If they go into water, ये वाटर में रहने वाले प्राणियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और उस वाटर को पीने वाले लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। Because these detergents, the alkyl benzene sulfonate of these detergents is very harmful, right? अच्छा, ये सुना है? Have you heard about this DDT? भाई बोलो जल्दी, किसी ने सुना है इसके बारे में, हाँ या ना? फुल फॉर्म पता है? बहुत सही। एक्चुअली इसका सही नाम कुछ और है, लेकिन मार्केट में इसको यही बोला जाता है, डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT। And what is this DDT? It is a pesticide. एक और है BHC। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी पेस्टिसाइड ही है, राइट? प्लस सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, ये सारे नॉन डिग्रेडेबल है। कौन कौन से? मैंने कहा फर्टिलाइजर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स मतलब डिटर्जेंट्स नॉन डिग्रेडेबल,
एंड ये पेस्टिसाइड्स भी नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। अब सोचो जरा, अगर डिटर्जेंट पानी में चला गया, डीडीटी और बीएचसी जो है दे आर पेस्टिसाइड्स, ये हम खेतों में डालते थे, है ना, खेत में हमने ये पेस्टिसाइड्स को डाला, हमारे फसल के अंदर ये चला गया, राइट। उसके बाद बारिश हुई, बारिश से ये वॉश ऑफ हो गए और बारिश के पानी के साथ ये भी वाटर बॉडी के अंदर चले गए। खेत में हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, अगर बारिश हो गई तो फर्टिलाइजर्स वॉश ऑफ हो जाएंगे, दे विल आल्सो गो इनटू द वाटर बॉडीज। समझ रहे हो बात? तो कहने का मतलब ये है बेटा, वाटर बॉडी के अंदर अगर ये नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स चले गए तो वाटर विल बी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अब यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान से सुनना। बहुत ही जबरदस्त है ये। एक मिनट, कोई नहीं कोई कर देगा। बहुत ही अच्छी चीज दिखाने वाला। और एक मिनट, मुझे पिक्चर पेस्ट करने दो। आपको बताया ना व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। एक काम करता हूँ ना, अगले पेज पे बताता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं अगले पेज पे बताऊंगा। बहुत जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया सबका। आगे बढ़ो मैं, ये देखो भाई, देखो भाई, विजिबल है ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। बस मुझे 2 मिनट लगेंगे इसको बताने के लिए। सबको दिखाई दे रहा है ना ये? देखो, मान लो ये एक फ्रेश वाटर बॉडी है, लेक, ठीक है, और लेक के अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल्स चले गए, केमिकल वेस्ट लेक के अंदर चले गए जो कि बहुत ही टॉक्सिक है। मान लो यही केमिकल वेस्ट कौन से? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और क्या मैंने कहा था? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड, और क्या बोला था? अबे पिछले पेज पे नहीं बोला था? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स,
क्या क्या बोला था, इतनी जल्दी भूल गए। डिटर्जेंट्स, एटसेट्रा। एटसेट्रा। अगर ऐसे केमिकल्स किसी फ्रेश वाटर बॉडी में चले गए, लेक में चले गए, तो ये लेक टॉक्सिक बन जाएगा। इट विल बिकम अनफिट टू ड्रिंक द वाटर ऑफ दिस लेक। लेक बिकम्स टॉक्सिक। लेकिन सोचो जरा, लेक में रहने वाले जो प्लैंक्टन्स हैं, ध्यान से सुनना, प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। प्लैंक्टन्स दो तरह के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। ज़ूप्लैंक्टन्स उन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, लेकिन दोनों होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब टॉक्सिक लेक हो गया, तो ये प्लैंक्टन्स क्या काम करेंगे, ये इस लेक के पानी से इन टॉक्सिक केमिकल्स को खा लेंगे। ठीक है, तो प्लैंक्टन्स के सेल्स के अंदर, बॉडीज के अंदर बहुत सारा टॉक्सिन्स, बहुत सारे यही केमिकल्स चले गए। इन प्लैंक्टन्स को खाने वाले फिशेस हैं, तो अल्टीमेटली फिश बिकम टॉक्सिक बिकॉज दे इंजेस्ट टॉक्सिक प्लैंक्टन्स फ्रॉम द लेक। लेक का पानी टॉक्सिक हो गया ड्यू टू दीज केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड्स। लेक के अंदर रहने वाले प्लैंक्टन्स टॉक्सिक हो गए क्योंकि उन्होंने इन इन केमिकल्स को, प्लैंक्टनिक केमिकल्स को पानी से इंजेस्ट किया। उसके बाद प्लैंक्टन्स को खाया फिश ने, राइट। और फिश की बॉडी में प्लैंक्टन्स तो पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन प्लैंक्टन के साथ साथ उनके अंदर का टॉक्सिन भी पहुंचा। मुझे बताओ, टॉक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन, इन केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन प्लैंक्टन्स के अंदर ज्यादा होगा या फिशेस के अंदर ज्यादा होगा? तुम लोग क्वेश्चन मेरा सुन रहे हो? लेक का वाटर टॉक्सिक हो गया, क्यों? क्योंकि लेक के अंदर बहुत सारा केमिकल्स आ गया। कौन कौन से केमिकल्स? फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। लेक के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन केमिकल्स को खा लिए, लेकिन उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिशेस ने खाया। तो दोनों की बॉडी में, प्लैंक्टन्स की बॉडी में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी टॉक्सिन्स आ गए, केमिकल्स आ गए। फिश की बॉडी में भी केमिकल्स आ गए, लेकिन ज्यादा केमिकल्स कौन सी, किसकी बॉडी में होंगे? फिश की बॉडी में। क्यों? दो रीजंस हैं। एक तो फिशेस का साइज प्लैंक्टन से बहुत बड़ा है, वो एक ही बार में बहुत सारे प्लैंक्टन्स को खाएंगे, है ना। और दूसरा, फिश भी तो खुद लेक के अंदर रहता है ना। तो दूसरे ट्रॉफिक लेवल की प्लैंक्टन्स पहला ट्रॉफिक लेवल है, पहला ट्रॉफिक लेवल, दूसरा ट्रॉफिक लेवल, तीसरा ट्रॉफिक लेवल यहां पर फिश है। तो तीसरे ट्रॉफिक लेवल में और इंक्रीज हो गया इन नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स, नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स, राइट। अब इन फिशेस को खाएंगे और ज्यादा हायर एनिमल्स, मान लो हमने खाया, हाँ, या किसी और एनिमल ने खाया, तो उन हायर एनिमल्स की बॉडी में फिश का मीट तो गया ही गया, लेकिन मीट के साथ साथ ये नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स भी आ गए। तो जो वो हायर एनिमल्स होंगे, उनकी बॉडी में फिश से ज्यादा टॉक्सिन्स होंगे कि नहीं? होंगे या नहीं? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? फिश को खाने वाले जो और ज्यादा हायर एनिमल्स होंगे, तो ये टॉक्सिन्स का कॉन्सेंट्रेशन उन एनिमल्स की बॉडी में भी पहुंच गया, लेकिन इंक्रीज होके। क्यों? क्योंकि उन एनिमल्स का डिपेंडेंस है इस फ्रेश वाटर लेक के फिशेस पे, वो फिशेस को खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, हैं। एवरी टाइम दे ईट फिश, दे विल गेट दीज नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स। अगर इन हायर एनिमल्स को खाने वाला कोई टॉप कार्निवोर होगा, तो उस टॉप कार्निवोर की बॉडी में सबसे ज्यादा ये केमिकल्स चले जाएंगे, एंड अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा, उस टॉप कार्निवोर की होगी डेथ। लिखा है, टॉक्सिन्स थ्रू फूड चेन transfer causes the top consumer to become intoxicated and finally the top carnivore will die. अब यहां पर हुआ क्या? ये था पहला ट्रॉफिक लेवल, प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। दूसरा ट्रॉफिक लेवल जू प्लैंक्टन्स। तीसरा ट्रॉफिक लेवल फिशेस।
चौथा ट्रॉफिक लेवल हायर एनिमल्स, और पांचवा ट्रॉफिक लेवल टॉप कार्निवोर। हायर ट्रॉफिक लेवल पे इन डिग्रेडेबल केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो ही रहा है। इंक्रीज ऑफ टॉक्सिन्स in the bodies of each trophic level successively. Each trophic level successively. हर ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज होते ही जाएगा। इस प्रोसेस को, जिसमें फूड चेन के थ्रू हर ट्रॉफिक लेवल में टॉक्सिन्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होते ही जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बताओ भाई, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन समझ आया? आया ना? अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आराम से चुपचाप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका जल्दी से। सबका हो गया स्क्रीनशॉट? अब सुनो मेरी बात, मेरे हिसाब से ये वाला चैप्टर खत्म है। मुझे पता नहीं सिलेबस इसका, तुम लोग आराम से अपने हिसाब से इसका सिलेबस देख लेना। अगर कुछ छूटा होगा इस चैप्टर से तो टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास, हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर छूटा नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट करेंगे, इसको खत्म ही कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओके बेटा, खुदा हाफिज। आप क्लास छोड़ सकते हो।